हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जेल जाने वाले बिल से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, इस बिल को लेकर विपक्ष में मतभेद गहराता जा रहा है। पहले टीएमसी ने इस पर विचार के लिए बनने वाली जेपीसी में शामिल होने से इनकार किया। अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का भी कहना यह है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। पहले तो चर्चा ये चल रही थी कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजें, इसके अंदर स्क्रूटनी की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा, कौन कौन से प्रावधानों को बदला जा सकता है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि हम जेपीसी में जाएंगे ही नहीं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है, उस पर हम थोड़ा सा एक बार रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन आपको बता देते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, थोड़ी सी गलतफहमी मुझे हो गई, मुझे लगा रिएक्शन आए हैं। वो 2 आर्टिकल हैं विजय जी, उस आर्टिकल पर ही हम चर्चा करना शुरू कर देते हैं। डेरेक ओब्रायन ने 2 आर्टिकल लिखे हैं और उस आर्टिकल का अगर मैं लबो-लुबाब आपको बताऊं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है जेपीसी का। जेपीसी से क्या डर है, क्या परेशानी है, क्यों जेपीसी में भी नहीं जाना चाह रहे हैं विपक्षी दल? मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं जाना चाह रहे। यदि वो बिल का भी विरोध करें तब भी जेपीसी में जाना चाहिए, और जेपीसी में जाकर विरोध कर रहे हैं बिल का विरोध करें। और जेपीसी आपको बिल में सुधार का एक मौका देती है। समझे कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मतलब वो तो एक बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तौर पर। और हर दिन तो आप ये मांग करते हैं इस सरकार के बारे में कि ये स्टैंडिंग कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजते हैं, सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजते, जेपीसी को नहीं भेजते बिल। रोज तो हम इस पर चर्चा करते हैं, और जो बिल भेज दिया गया है उसमें मुझे इसका कोई कारण, लॉजिक नहीं समझ में आता। आप विरोध करिए बिल का, जो भी बात हो रही है उस बिल की अच्छी है, खराब है, और जितने तर्क आपके पास हैं वो सब जेपीसी में रखिए ना। सर, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को आप बहुत बेहतर तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बताएं कि जैसे जेपीसी में अगर कोई दल जाने से इनकार करते तो फिर जेपीसी किस तरह से काम करती है? वो जेपीसी अपना काम करते रहे। जो कमेटी बनाई है, मान लो उन्होंने नहीं किया तो 31 मेंबर की कमेटी ये बनाई है, तो 21 लोग उसमें लोकसभा से हैं, 10 वहाँ से हैं। जो कमेटी नहीं लेगी उसकी जगह लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति यदि होंगे या उपसभापति होंगे, वो मिलकर दूसरे लोगों को नॉमिनेट कर देगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 बातें समझने की है कि एक तो जेपीसी आपको एक बड़ा मौका देती है उस सारी बातों को अपने तरीके से और बेहतर तरीके से रखने का, क्योंकि वो जेपीसी की मीटिंग कोई एक दिन तो होती नहीं है, वो 6 महीने साल भर चलती है। उसमें दूसरे लोगों की राय, केवल पार्लियामेंट्री राय नहीं, दूसरे लोगों की राय को भी आप वहां पर रखवा सकते हो, उस सब का होता है। तीसरी बात यह है कि जेपीसी की रिकमेंडेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। मान लो सरकार ने भी ला दिया है, आपने जेपीसी में भी जैसे डिसेंट नोट दे दिया, उसके बाद भी सरकार ने उसको नहीं माना, सरकार बिल लेकर आ गई, तो फिर आपके पास पार्लियामेंट में जब वो बिल पास होगा तब एक और मौका है। तो 2 मौके होते हैं, लेकिन ये पहला मौका छोड़ना, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन होता है, ईमानदारी की बात है, और उसमें ज़्यादातर लोगों को पार्टीज भी ऐसे लोगों को उसमें नॉमिनेट करती हैं जो उस विषय से जुड़े हुए लोगों, क्योंकि ये बिल है इसमें तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर हमारे लॉयर्स ही जो हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज वो उसमें रहेंगे, तो हर कानूनी पहलू के ऊपर चर्चा हो सके कि किसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, किस क्लॉज में क्या परेशानी। एक बात समझनी चाहिए कि ये बिल भले ही भारतीय जनता पार्टी लाई हो और आप कह सकते हो कि विपक्ष पर ये नुकसान करेगा, और मैं तो वैसे इसके बिल के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उसकी एक लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया गया कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करने या हटाने की। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, लेकिन इस बात को रखने का मौका आपके पास जेपीसी में है, ठीक है, तो उस पर चर्चा करने। आप ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है, और फिर जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया का ही बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। मैं इस पर आपका नुकसान होगा। आपकी क्या राय है? मीनाक्षी, जो लेख है इनका 3 पॉइंट इन्होंने रखे हैं और बड़ा हास्यास्पद है इनका। मैं पढ़ रहा था तो उसमें पॉइंट क्या है कि ये चूंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि जेपीसी का चेयरपर्सन कौन होगा। फिर पॉइंट क्या है, सहमति बनती नहीं है और ब्रूट मेजॉरिटी है तो वो ये कर देंगे, गिरा देंगे उसको। ब्रूट मेजॉरिटी तो नहीं है, 240 ही तो रोज तो आप बताते हैं कि सरकार तो बैसाखी पे चल रही है। और उसके बाद वो फिर उदाहरण देते हैं कि देखिए ये जेपीसी कुछ निकला नहीं। अब कमाल की बात ये कि ये सब सेफगार्ड के साथ डेमोक्रेसी में डिसेंट, डेमोक्रेसी में दूसरा पक्ष, वो जनता के सामने अच्छे से आ जाए, इसके लिए ये सब बनाया गया। अब आप आज के आपके मन की नहीं चल रही तो आप कह रहे हैं इसको सबको खत्म कर दो, तो क्या करें? पश्चिम बंगाल में लगातार आपकी सरकार है तो सारा विपक्ष का स्पेस खत्म कर देना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं इससे बेहतर कानून हो नहीं सकता
जहां तक रही बात किसी क्लॉज पर, किसी वजह पर आप कहें कि हटाना चाहिए, उस पर बात कीजिए। और इसीलिए तो जेपीसी बनी हुई है। अगर आप कोई लॉजिकल बात कहते हैं और सरकार या सरकार के पक्ष से जुड़े हुए लोग नंबर्स के आधार पर आपको पीट दे रहे हैं, तो आप जाके बताइए कि देखिए ये तो इन्होंने नंबर्स के आधार पर कर दिया, लेकिन ये लॉजिकल है। लेकिन देश में नेता भ्रष्टाचारी होगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा, ये कहने का साहस जो करेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, उसको भारत की जनता बड़ा खामियाजा चुकाने के लिए तैयार रहने के लिए कहेगी। और ये होता हुआ दिखेगा, ये आप देखेगा, ये जो भ्रष्टाचार के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि आप डिबेट कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होगा, आप डिबेट कर सकते हैं कि सिर्फ विपक्षी पार्टी फंसेगी क्या आजीवन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहने वाली? ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून आना चाहिए, जहां गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करना। नहीं, कानून तो तब आएगा जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पूरा डिस्कशन होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा ही मेजोरिटी सरकार हमेशा रहती है, कोई भी सरकार होगी, सरकार तो मेजोरिटी से बन रही है ना, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो सरकार का ही वजन ज्यादा होगा, चाहे जेपीसी और कोई सरकार अमरत्व का वरदान लेकर तो नहीं आई और ये इमेज अच्छी है, लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार को साथ में लेकर बैठे हों, भ्रष्टाचारियों को, वो ये पाखंड कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए। नहीं, लेकिन सर ये तो और समझिए, जो आपने कहा अच्छा कहा भाई, ऐसा तो है नहीं अजीत पवार के ऊपर क्या आरोप, भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो उससे दाग ऐसे करके तो निकल नहीं जाएगी कि आपने कहा बस दरवाजा खुल गया, भाजपा वाला शुरू हो गया तो खत्म। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार पर एक इतना बड़ा कानून आएगा और एक पक्ष खड़ा रहेगा कि ना हमको तो बचाना है क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा, तो आप जनता के बीच में कौन सी डिबेट। और अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये झूठ सच क्या हो रहा है, उससे ज्यादा होता है परसेप्शन जनता के मन में क्या जा रहा है। लोकपाल के लिए इस देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उससे एक पार्टी निकली, उसका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा था, और आज ये संशोधन आया, जनता को ये दिख रहा है। मैं इसके दूसरे पहलू पर सर मैं बात कर रही हूँ, अभी तक ये मैं दूसरे पहलू पर बात कर रही हूँ राहुल जी। इंडिया अलायंस में भी इसमें मतभेद है। कांग्रेस पार्टी जेपीसी में जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ये तीनों पार्टियां कह रही है कि हम जेपीसी में नहीं जाएंगे। तो ये बॉयकॉट पॉलिटिक्स को लेकर भी इंडिया अलायंस में मतभेद है। देखिए, इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये तो सही नहीं है कि आप जेपीसी में ना जाएं। प्रोसेस है एक, और ये लंबा प्रोसेस है। अगर कानून आप बनाते भी हैं, उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन जो बात यहाँ पे है, ये प्रेजेंट फॉर्म जो है इस बिल का, वो मुझे नहीं लगता कि वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही है। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही गलत क्या है। अगर 30 दिन का आप पीरियड रखते हैं कि 30 दिन में आपको जमानत मिलनी है, तो एग्जाम्पल ऐसे नहीं है। हेमंत सोरेन के केस में क्या हुआ, 6 महीने तक हेमंत सोरेन जो है अंदर है, और उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बनता। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो हुआ केस, उसमें आप 18 महीने आपने जेल में रखा, उसमें क्या निकला, उसमें केस खारिज हो गया। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रेजेंट फॉर्म है उस बिल का, वो सही नहीं है। पर ये शुरुआत जो कोशिश है वो सही है कि अगर आप इस तरह से कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो कुछ पीरियड होना चाहिए, कोई सेट चीजें होनी चाहिए। तो सारा डिस्कशन होगा, लेकिन डिस्कशन से ही भागना चाह रही है टीएमसी। इसके पीछे का डर क्या है, प्रश्न यहाँ पर था कि क्यों टीएमसी डिस्कशन नहीं चाहती, देखिए अभी इसके बारे में बात आएगी कि देखिए ये जो दल नहीं जा रहे हैं जेपीसी में, वो ये कहेंगे जेपीसी में आपकी मेजोरिटी होती है, आप ही का अध्यक्ष होता है जेपीसी में, आप जो है अपनी मेजोरिटी के कारण हमारे अमेंडमेंट क्योंकि मैं चुनाव नहीं जीत सकती तो मैं चुनाव मतलब मैदान में ही नहीं उतरूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव तो लड़ना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। ये इन लोगों का, जो लोग नहीं जा रहे हैं, उनकी आर्गुमेंट्स होंगी। ठीक, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनेगी तो उसमें कांग्रेस नहीं जाएगी। 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा तो उसमें कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी कि हम नहीं जा रहे हैं। लोकसभा में आप चर्चा में भाग नहीं लोगे, जब 130वां संविधान संशोधन बिल आएगा चर्चा के लिए तो उसमें चर्चा नहीं करोगे। राज्यसभा में आप चर्चा नहीं करोगे और फिर आप कहोगे कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। भाई आप अपना विरोध कहां दर्ज कराओगे? आप जेपीसी बन रही है, आप जेपीसी में अपनी बात रखिए। और ये सबको पता है कि जेपीसी में सरकार का बहुमत होता है। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी, जब कांग्रेस जेपीसी बनाती थी, तो कांग्रेस का बहुमत नहीं रहता था जेपीसी के अंदर? तो कांग्रेस का बहुमत रहता था। तो जो सत्ता पक्ष होता है उसका जेपीसी में हमेशा बहुमत रहेगा। और आपको लगता है कि भाई ये संविधान संशोधन हो रहा है, ये संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट इसमें तय करेगा कि जो सरकार लेकर आ रही है वो सही है कि गलत है। आपको विरोध करना है, लेकिन किसी भी विरोध के प्लेटफॉर्म पे आपको चर्चा में भाग नहीं लेना है। मुझे लगता है ये गलत है। आप जेपीसी में जाइए, अपनी बात रखिए। इसके पहले भी जेपीसी बनी थी वक्फ बिल के लिए, तब आप गए थे ना उसमें आपने अपनी बात रखी। किसी ने तो अपना ग्लास भी फोड़ा था, शायद हाथ टूट गया था, किसी का ग्लास फोड़ा था, जेपीसी में बहस हो गई थी कल्याण बनर्जी का, तो आपने वहां पर भी मतलब तांडव किया था।
तो आप जेपीसी में जाइए, वहां पर भी एक हाथ गिलास फोड़ो और अपनी बात रख के आ जाओ, लेकिन जेपीसी में जाइए तो सही, कहिए कि हमने गिलास फोड़ा वहां पर, लेकिन आप जाएंगे नहीं, चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे और बाहर बिल आप का नाम बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, क्या? अरविंद केजरीवाल 130वां संविधान नहीं, अब हो नहीं सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विरोध कर दिया, तो अब ये नाम। ठीक सर, अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी। टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के बीच ट्रंप ने नया दांव खेला है। ट्रंप ने अपने बेहद करीबी सर्जियो गौर को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। गौर को पूरे दक्षिण एशिया का कार्यभार सौंपा गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने ऐसे शख्स को भारत में राजदूत नियुक्त किया है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वो अमेरिका को फिर महान बनाने के मेरे एजेंडे को लागू कर सकेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत का पद पिछली जनवरी से ही खाली था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एरिक गारसेटी ने राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया था। हम आपको बता दें कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद में गौर का भी एक अहम रोल रहा था। मस्क ने गौर को साफ करार दे दिया था। तो बहुत सारी जो इक्वेशन से अब इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज पर ज्यादा बेहतर और तरीके से राहुल जी, विजय जी आप लोग बताएं। ये इसमें सर्जियो गौर जो हैं वो एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही करीबी हैं, बहुत विश्वसनीय है। जब झगड़ा हुआ था एलन मस्क में और इसमें गौर में, तो सर्जियो गौर जो हैं वो बाकायदा उनकी पोजीशन को कोई हार्म नहीं हुआ था। अब जो सर्जियो गौर आ रहे हैं ना, ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और बाकी सब हैं उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। वो सिर्फ भारत नहीं आ रहे हैं, भारत में रहकर वो इस पूरे एरिया के बॉस होंगे। यानी पाकिस्तान के एम्बेसडर, साउथ एशिया के, पूरे साउथ एशिया के, पाकिस्तान का एम्बेसडर उनसे बात करेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, नेपाल का करेगा, श्रीलंका का करेगा, आपके सारे आसपास की कंट्रीज, चाइना नहीं पर आसपास की बाकी अफगानिस्तान का करेगा। तो वो इस पूरे एरिया के लिए आ रहे हैं और इस पूरे एरिया में जो भी डायनामिक्स हैं, जो भी यूएस के इंटरेस्ट हैं, उनको वो सर्व करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो यूएस और भारत के रिलेशंस में जो इस वक्त खटास है या बाकी सब चीज़ें हैं, उसमें क्या ये काम करेगा, क्योंकि वो एलन मस्क जो वो सर्जियो गौर हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीबी हैं, बहुत विश्वसनीय, विश्वास पात्र हैं। तो ऐसे में क्या चीज़ें होंगी, या ये वाइडन करेगा, ये और बढ़ेगा जो ये है, ये सारी जो आशंकाएं हैं और संभावनाएं हैं, इसके बीच में जो है और यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी खींचतान जारी है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस है और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एस जयशंकर जरा एकदम क्लियर अपनी बात कह रहे हैं। आपको नहीं तेल खरीदना मत खरीदिए, लेकिन हम अपने देश के छोटे उत्पादकों और किसानों का नुकसान नहीं कर सकते। ये भारत की वो रेड लाइन है। विजय जी, बड़ी क्लियर बात जो है एस जयशंकर जी के द्वारा कही गई है। जयशंकर जी ने बहुत क्लियर बात की, तो ट्रंप साहब भी तो यही बात कह रहे हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। रशिया को इतना मोहब्बत से मत देखिए, इस मोहब्बत से मत देखिए। तो हाँ, ये मुश्किल ट्रंप साहब की, हाँ, तो ये ट्रंप साहब की मुश्किल यही वाली है। उनको पसंद है कि बस आप उनकी सेवा में रहें, वो जो कह रहे हैं वही बात जो है उनको लगती है। मुझे एक ट्रंप साहब के लिए एक छोटी सी 3 लाइन की कविता याद आती है कि वो राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, वजीर बोला रात है, सिपाही बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ट्रंप साहब वैसे ही करते हैं, वो सुबह सुबह रात का जिक्र शुरू कर देते हैं और फिर समझते हैं कि अब सब लोग यही माने कि रात है। भारत सरकार का विदेश मंत्री का जो रुख है वो 2 चीज़ें बता रहा है। एक तो भारत अपने स्टैंड पर फर्म है, दूसरा ये रिलेशनशिप की खटास जो है वो कम नहीं हो रही है।
अब जो सर्जियो गोर आकर उसको बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि जब ट्रंप ने अपने सबसे कॉन्फिडेंट आदमी को यहाँ भेजा है तो वो एक रास्ता आपके लिए दे दिया, एक विंडो दे दी है कि ट्रंप से बात सीधी नहीं हो तो कम से कम गोर से बात करके फिर आगे। कई बार होता है ना झगड़ा, जब दो लोगों में कुट्टी हो जाए तो तीसरे आदमी के साथ पर इसमें विदेश मंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा, जब इनसे पूछा गया कि क्या जो है बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कुट्टी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं उस शब्द के लिए आपको नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा एक स्पेस भी मिलता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो केवल सीधा डायरेक्ट यहाँ पर अपना हुक्म बजाने के लिए आए हो कि नहीं ट्रंप साहब ने कहा उसको फ्रेंडशिप तो नहीं चल सकती, हाँ, पॉजिटिव फ्रेंडशिप तो नहीं चलेगी। और उन्होंने एक दोनों बातें कर दी, क्योंकि साउथ एशिया का पूरा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों का उनको इंचार्ज बनाया है। खासतौर से साउथ एशिया से भारत पर असर पड़ता है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हमारी सरकार से पहले, मतलब मोदी सरकार से पहले अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति या प्रतिनिधि यहाँ आता था भारत तो पाकिस्तान जाता था। मोदी सरकार आने के बाद ये बंद हो गई थी बात, और मोदी सरकार ने इस बात पर बड़ा जोर भी दिया अपने को प्रचार के तौर पे भी कि देखिए अमेरिका का रुख कैसे बदल गया है। पहले वो हिंदुस्तान आते थे, पाकिस्तान जाए बिना उनकी यात्रा पूरी नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ कई मंदिरों में होता है कि वहाँ बड़े मंदिर जाएं उसके बाद उस मंदिर में जाए बिना यात्रा पूरी नहीं होती, तो भारत की यात्रा के बिना अब ऐसे आदमी को उन्होंने भेज दिया जो तो पूरी यात्रा के बिना यहीं बैठकर ही यात्रा कर रहा है, साउथ एशिया को यहाँ से देख रहा है। तो इन सब बातों का बहुत डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें तो ये बस निटी-ग्रिटीज में कैसे बढ़ती, हाँ आएंगे, बातचीतें शुरू होंगी, फिर क्या निकल कर आएगा। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, इसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। उससे पहले चीन के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे में दोनों देशों के बीच 3 सेक्टर में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पर बात बन सकती है। चुशुल, नाथुला और यांगसे में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत को दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। अभी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती है, ये इससे एक स्टेप और आगे है। तो अब ये रिश्ते जो है ना, ये डायनामिक्स वाकई में अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर्षवर्धन जी बड़े जबरदस्त है। कहां कब कौन कैसे नजदीक आता चला जाता है, कितने कदम साथ चलने लग जाते हैं और फिर अचानक से एक रुकावट, और वो रुकावट, ये बैरियर भारत और चीन के बीच में जो था पिछले कई महीनों से, वो बैरियर हट चुका है। एक स्टेप और आगे ये दोस्ती जा रही है। बैरियर हट जाना या दोस्ती हो जाना, इन दोनों शब्दों से मैं परहेज करूंगा। दोनों अपने अपने लिहाज से अपनी चाल चल रहे हैं, दोनों अपने दांव चल रहे हैं। और एक बात अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव में समझने के लिए समझ में आएगा कि जब भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो शी जिनपिंग को वांग यी को भेजना पड़ता है, क्योंकि वांग यी पोलित ब्यूरो के मेंबर भी हैं। भारत आज जहां खड़ा है वहां आप किसी एम्बेसडर, किसी एडवाइजर, किसी सिर्फ दूत से काम नहीं चला सकते। इसलिए सर्जियो गोर के यहाँ के अपॉइंटमेंट को भी देखिए। अगर वांग यी यहाँ आते हैं तो जो कुछ पीएम से उन्होंने बात किया वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्जियो गोर जब यहाँ आएंगे, 38-39 साल उनकी उम्र है, ट्रंप के बहुत नजदीकी हैं, आगे की उनकी राजनीति निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा होगी। आप जरा सोचिए, भारत से रिश्ते अगर वो सुधार ले गए, और जो निक्की हेली कह रही हैं, जॉन बोल्टन कह रहे हैं, असिस्टेंट जो स्टेट सेक्रेटरी हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, वो कह रहे हैं, वो उसको आगे ले जाएंगे। और अगर वो उसको लीड करके आगे ले जा पाए, यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से पटरी पर आ गए, तो आप सर्जियो गोर की अमेरिकी जो क्लाउट है उसकी जरा कल्पना कीजिए। और अगर उसको यूं देखें कि जब वो सबकी कमांड पर हैं, तो वो जब कोई बात कह देंगे तो उसके बाद कोई फलाना दूतावास में बैठा, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ आदमी, उसकी बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हमें इसको घटनाक्रम को पॉजिटिव देखना चाहिए। ट्रंप का अपना जो मिजाज है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। चीन को हमें बहुत सतर्कता के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अभी की स्थिति है, उसको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो हम उसी तरह से बढ़े। लेकिन बेसिक क्या है, भारत आज इतना बड़ा और मजबूत हो गया है कि जब तक टॉप पर कोई आकर यहां बात नहीं करेगा, यहां बात आगे नहीं बढ़ने वाली। एक और खबर जो अपने आप को मजबूत बनाने की बात है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, उससे जुड़ी हुई एक खबर है। भारत की एयर डिफेंस और मजबूत हो गई है। डीआरडीओ ने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जो दुश्मन के हर चाल को पलक झपकते ही नाकाम करने की ताकत रखता है। जमीन से हवा में मारक क्षमता है।
इसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें कई स्वदेशी मिसाइलें और एक शक्तिशाली लेजर हथियार भी शामिल है। ये सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से देश की रक्षा करने में सक्षम है। तो ये भारत की वही सुदर्शन चक्र है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। ये सिस्टम ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो देश के अहम सैन्य ठिकानों को अभेद्य बना देगा। सुदर्शन चक्र हिंदुस्तान की नई सुरक्षा प्रणाली है जो मिसाइल हमलों, ड्रोन अटैक और हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार की गई है। ये एक अच्छी खबर है, ये बड़ी खबर है समीर जी। देखिए अब दुनिया में जो चल रहा है उसी के बीच में कहते हैं ना सामर्थ्य को, वो क्या एक बड़ी अच्छी सी बात है, समर्थ को नहीं दोष। हाँ, तो निश्चित रूप से सामर्थ्य की ही पूजा होती है, सामर्थ्य का ही सम्मान होता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इसका हमेशा से जिक्र करते रहे, शक्ति और सामर्थ्य का हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते रहे कि भाई भारत को शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, तभी दुनिया में भारत की बात सुनी जाएगी। प्रधानमंत्री 2014 से लगातार उसी दिशा में काम कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया था कि भाई अगर निर्भरता कम करना है दूसरे देशों पर तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य था कि भाई आत्मनिर्भर, डिफेंस के सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बने, जिस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में भारत पूरी तरीके से विदेशों के ऊपर निर्भर था, फिर वो इजराइल हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से लगातार रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में कोशिश शुरू की थी, उसका असर दिखने लगा। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी वो दिखा कि अब जो डिफेंस सेक्टर में जो भारत एक सुई भी नहीं बनाता था, आज 40,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट का ऑर्डर भारत के पास है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस में भारत ने एक बहुत अभूतपूर्व छलांग लगाई है, जिसे कहते हैं बड़ा एक अचीवमेंट किया हुआ है। और ये तो अभी शुरुआत है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आने वाला समय तो अभी हिंदुस्तान का है। अभी और देखने को कमेंट राहुल जी, अब देखिए अब जिस देश का पड़ोसी पाकिस्तान हो और फिर अमेरिका जैसा उसे दोस्त मिल जाए तो उसे तो सामर्थ्यवान बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल है, और भारत इस पे बड़ी तेजी से जो है वो प्रगति कर रहा है। और ये खासतौर से सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है, इसमें 3 लेयर हैं। इसमें एक क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है, इसमें एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है और इसमें एक लेजर सिस्टम है। अब ये जो लेजर सिस्टम है ये नई तरह का हाई पावर्ड लेजर हम इसे बोलते हैं, 30 किलोवाट के आसपास की ये लेजर होती है और खासतौर से ड्रोन्स और जो स्वाम ड्रोन्स हैं उसमें ये बहुत कारगर काम करती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत अच्छा काम है। चलिए आज कहानी कुर्सी को हम बड़े अच्छे से नोट के साथ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है। यही हमारे लिए खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।